मोशन इन अ प्लेन कि इस डीपीपी के ठीक पहले जो डीपीपी कल कराई थी उसमें याद होगा आपको आखिरी में क्वेश्चन रह गया था, तो वहाँ को याद गया था तो उसमें जाना पड़ा था, आखिरी क्वेश्चन रह गया था। वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वो डीपीपी खोलने के बजाय हम इसी में उसको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल को एक रूम में फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और रूम की जो हाइट थी वो 20 मीटर थी। इस सवाल में दिया गया था कि रूम की जो हाइट है वो 20 मीटर है। ये एक हॉल है, हॉल रूम जैसा ही, और ये जो हाइट है वो 20 मीटर है। और क्वेश्चन है कि कितने एंगल पर फेंका जाए, कितने एंगल पर फेंका जाए कि छत से बचते हुए मैक्सिमम रेंज मिल जाए, छत से बचते हुए मैक्सिमम रेंज हमको मिल जाए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर खास बात यही है कि इसको हम एज अ हाइट इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो दिस इज 20 एंड यू स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 और साइन स्क्वायर थीटा भाई 20 हो गया, 2g मतलब 20 थे 400, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 हो गया और अपॉन 1600, सो दिस इज 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन बी सही है। जो लास्ट डीपीपी आप देख लीजिएगा उसके क्वेश्चन लास्ट में सोल्यूशन रहेगा तो बता दें। आइए मोशन इन प्लेन की थर्ड नंबर की डीपीपी की बात करते हैं। मोशन इन प्लेन थर्ड डीपीपी कर लिया, ठीक है। एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 36 इंटू 5/18, तो 18 टू जा तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे ये बोला गया, आगे ये कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि रेडियस 100 मीटर है और वो ब्रेक अप्लाई करता है और उसका जो रिटार्डेशन है वो 0.75 मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया और अब हमें नेट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकाल लिया जाए, v square by r, so this is 10 square by 100, so 100/100 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100/100 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन और इन दोनों का रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम मेथड से लिखा गया है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सीलरेशन और हमारा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन के बीच का एंगल फाइंड करिए। ये देखिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन 1 है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0.75 है, 0.75 0.75, so this is this can be written as 100/75, 100/75 यानी कि 4/3, 4/3 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री हो गया। अच्छा ये एंगल आ गया और वेलोसिटी किधर रही होगी, वेलोसिटी की रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही होगी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा तभी वो पार्टिकल को रिटार्ड कर पाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ये देखिए अल्फा, इसको अल्फा कह सकते हैं या फाई भी कह सकते हैं, वाइट एंगल को, ये जो वाइट एंगल इसको फाई भी कह सकते हैं। तो फाई फाइंड करने के लिए
हमें 180 से थीटा को माइनस कर देना चाहिए। सो दिस इज 180 माइनस 53, सो दिस इज 127। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी पेज नंबर 88 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, हमें कैसे मालूम पड़ा कि वेलोसिटी इस तरफ होगी? वेलोसिटी इसलिए इस तरफ होगी क्योंकि ये रिटार्डेशन का सवाल है। सर्कुलर मोशन में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि ये एंगुलर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं बल्कि ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन है। और अगर ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन है तो ये वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तभी ये इसको कम कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये है वेलोसिटी और ये है नेट एक्सीलरेशन। और ये जो वाइट फिंगर आपको नज़र आ रहा है ये हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों ने थीटा फाइंड कर लिया और थीटा फाइंड करने के बाद हम लोगों ने फाई को फाइंड कर लिया। सवाल अच्छा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 88 पे देखने को मिल जाएगा आपको। An object is moving with a constant speed of 31.4 meter per second through a track radius 60, the average velocity in half revolution। आधे चक्कर की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये देखिए आधा चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट ए से बी पर आ गया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कि रेडियस का डबल होगा और जो भी टाइम लगेगा। तो ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी average velocity is equal to displacement upon time, displacement upon time। so displacement है 2r, टाइम कितना लगेगा पाई r बाई वेलोसिटी। तो r से r कैंसिल हो गया, तो ये 2v अपॉन पाई। v की वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं, v की वैल्यू 31.4 और ये हो गया पाई की वैल्यू 3.14। तो ये हो गया 2 × 10। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 में देखने को मिलेगा। पेज नंबर 86 में आप जाइए, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। An open ground, a boy follow a track that turn to his left by 72 degree after every 10 meter। एक बच्चा है जो कि पार्क में दौड़ रहा है और वो हर 10 मीटर के बाद अपनी पुरानी डायरेक्शन से लगभग 72 डिग्री एंगल पर मुड़ जाता है। ये देखिए 72 डिग्री एंगल पर बाएं की तरफ मुड़ जाता है। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ जाता है। फिर वो 10 मीटर चलता है और फिर 10 मीटर चल कर हर 10 मीटर में वो अपने लेफ्ट साइड में 72 डिग्री एंगल पर मुड़ जाता है। ये देखिए ये फिर से मुड़ गया कितने डिग्री, बार 72 डिग्री और फिर ये 10 मीटर चला और अपनी पुरानी डायरेक्शन से फिर से एक बार ये 72 डिग्री मुड़कर यहाँ आ गया। ये भी 10 मीटर 72 डिग्री फिर से बाई तरफ मुड़ गया और फाइनली वो यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आया। क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रोसेस में नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। तो आप देख पा रहे हैं ये पेंटागन की 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5वीं साइड ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो पेंटागन की रेगुलर पेंटागन है, तो अगर ये सब 10 10 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो इसमें हमको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 में मिलेगा। On displacing a vector parallel to itself, leave the vector unchanged. Such a vector is called। हाँ जी, सवाल अच्छा है, मतलब बहुत कठिन सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पार्टिकुलर बात ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। एक वेक्टर ए है और ए को हम अगर अपने पैरेलल खिसका दिए, देखिए हम इसको ए को खिसकाने जा रहे हैं। हाँ, ए को हम नीचे की तरफ खिसकाने जा रहे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ खिसकाने जा रहे हैं, अपने ही पैरेलल खिसकाने जा रहे हैं और ये नया वेक्टर जो नज़र आ रहा है उसका नाम भी ए होगा। तो पुराना वेक्टर अपनी जगह से हट गया और जहाँ पर वो आ गया वहाँ भी उसका नाम ए ही बोला जाएगा। क्यों ए ही इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स हैं। तो कह रहे हैं कि एक वेक्टर जो अपने ही पैरेलल खिसकाया जाता है तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता, वो वेक्टर अनचेंज रहता है। और ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 पे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पर्टिकुलर थ्योरी में कहीं
ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इन एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस में प्रोजेक्टाइल किया जाए तो क्या होगा। अगर विदाउट एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल होता है तो वो सिमेट्रिकल टाइप का होता है, ठीक है ना। लेकिन जब एयर की प्रेजेंस में प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो सिमेट्री नहीं रहती है और ये ऐसे ही कहीं भी गिर जाता है, रेंज पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। प्रोजेक्टाइल वुड डेविएट फ्रॉम इट्स आइडियलाइज्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है और रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। द रेंज वुड बी लेस देन दैट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन दोनों सही होने की वजह से मल्टीपल लेके चलेंगे। हाँ, बोथ चौथा ऑप्शन सही करेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही करिए, बोथ 1 and 2, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल एयर की प्रेजेंस में कराया जाता है तो सिमेट्री बिगड़ जाती है और प्रोजेक्टाइल जब ही गिर जाता है रेंज पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है, एनर्जी का लॉस होता है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। Acceleration of object executing circular motion of constant radius, acceleration of an object executing circular motion of constant radius। तो इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में हमें कुछ कमेंट करना है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है और इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। सवाल में ये बात खोली नहीं गई है, इसलिए हम दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे और अगर ये दोनों एक्सेलरेशन होंगे तो फिर पार्टिकल के पास एक नेट एक्सेलरेशन भी होगा। ये देखिए, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या सही है। इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज लिखे होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे वाले डायग्राम में एक्सेलरेशन नॉट इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर नहीं है। मे नॉट बी टुवर्ड द सेंटर, सेंटर मे नॉट बी, हो सकता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ना हो, ये बिल्कुल सही है। मे बी टुवर्ड द सेंटर, हाँ, मे बी की वजह से सही हो रहा है। हो सकता है कि सेंटर की तरफ ना हो, और थर्ड में लिखा हुआ हो सकता है सेंटर की ही तरफ हो, ठीक है ना। इस डायग्राम में ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है वो यूसीएम है और ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है वो नॉन यूसीएम है, नॉन यूसीएम। ये यूसीएम का मतलब होता है कि इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, नॉन यूसीएम का मतलब होता है स्पीड लगातार बढ़ रही है या स्पीड लगातार घट रही है। तो अगर ऐसा केस है तो यही एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, और अगर ऐसा केस है नॉन यूसीएम वाला तो जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड सेंटर नहीं होगा। तो मे नॉट बी टुवर्ड सेंटर और मे बी टुवर्ड सेंटर, दोनों ही बिल्कुल सही है और पहला ऑप्शन होगा। तो आपको लिखेंगे बोथ 2 and 3। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 84 पर एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, मिलेगा। The kinetic equation for uniform acceleration can be applied in the case of circular motion। अगर नहीं भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, तो हम लोग ये जो इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम ये सब जो इक्वेशन लगाते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अप्लाई करते हैं, ना कि सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये गलत हो गया, सर्कुलर का की बात ही गलत हो जा रही है। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या फालतू की बात है। कैन अप्लाइड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, कैन नॉट अप्लाइड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, चौथा ऑप्शन सही है। हम जो काइनेमेटिक की इक्वेशन है वो सर्कुलर मोशन के केस में अप्लाई नहीं कर सकते, तो फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जो काइनेमेटिक की 3 इक्वेशन है वो हम सर्कुलर मोशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में यूसीएम की बात हो रही है।
इसकी इनकी बात होगी तो ये जो स्पीड है, स्पीड विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, इसको स्पीड बोला करो। बहुत बार क्लास हमने बोला इसको स्पीड नाम दीजिए, जब तक वेक्टर ना लगाओ तब तक वेलोसिटी नाम मत लीजिए। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल गलत है, वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। अभी वेलोसिटी अपवर्ड है, अब ये लेफ्ट की तरफ है देखिए, और अब ये वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड है, और अब ये वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स राइट है। तो वेलोसिटी वेक्टर लगातार बदल रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी लगातार बदलती है, कांस्टेंट नहीं रहती। एक्सेलरेशन द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन देखिए टुवर्ड सेंटर ऐसा है, और अब टुवर्ड सेंटर ये इस प्रकार का दिखेगा, और अब टुवर्ड सेंटर ये इस प्रकार का होगा, और अब टुवर्ड सेंटर ये इस प्रकार का होगा, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ये भी गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगातार टुवर्ड सेंटर होने की वजह से लेफ्ट डाउन राइट अप ये हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल अच्छा है, और एनसीईआरटी की पेज नंबर 84 भी है, कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की पेज नंबर 84 में ये देखने को मिलेगा। और अब देखिए आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर रेडिएशन ऑल्सो नोन एज इसको कहते हैं हेड एंड टेल रूल। ये देखिए हेड से ए के हेड से बी का टेल जोड़ा जाता है, और जब ए के हेड से बी का टेल जोड़ा जाता है तब लास्ट में ए के टेल से बी के हेड को मिलाने वाला ये वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम होता है ए प्लस बी। और इस मेथड को ट्रायंगल मेथड कहते हैं। इसको हम चाहें तो हेड एंड टेल मेथड भी कह सकते हैं, हेड टू टेल मेथड। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी की पेज नंबर 83 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है एक आध पेज का डिफरेंस हो, लेकिन ये तय बात है कि ये सारा का सारा एनसीईआरटी के पेजेस, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेजेस से ही हैं, उससे बाहर के नहीं हैं। हो सकता है नई और पुरानी एनसीईआरटी में एक पेज का डिफरेंस हो सकता है, कभी हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि 83 में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जब हम एनसीईआरटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 83 में है, तो कोई दूसरा एनसीईआरटी इस्तेमाल कर रहा है जो एडिशन मतलब डिफरेंट एडिशन है, तो हो सकता है भाई 84 में हो, ऐसा हो सकता है जरा सा कभी कभी ऐसा। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है, वही मिल रहा है जहाँ पर है। तो मोशन इन अ प्लेन का ये डीपीपी यहाँ पे 41 नंबर पे आके ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग तुरंत शुरुआत करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन में दो डीपीपी पूरे एनसीईआरटी के सारे पेजेस को कवर कर रहे हैं, अभी उनको कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए।